दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वेदांत और आप इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ में पढ़ रहे हैं राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक फंड और कंटिजेंसी फंड से पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं उनके बारे में। और उसी में हमने आपको बताना शुरू किया था कि किस तरह से राजस्व आय के अंतर्गत यानी जो रेवेन्यू इनकम होती है ना, या टैक्सेबल रेवेन्यू इनकम होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आज हम देखेंगे कि उसमें जिस चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जिन हेड्स को रखा जाता है, जैसे कर है ना, टैक्स, ड्यूटी या शुल्क है ना, उपकर या सेस, अधिभार या सरचार्ज है ना, ऑक्ट्राय, चुंगी, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको किस तरह से उसमें शामिल करते हैं है ना, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस तरह की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं इनके बीच का जो सूक्ष्म अंतर है ना, मूलभूत जो अंतर है, वो सबसे पहले जानने की कोशिश करें। तो एक मोटी सी बात तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना ही होता है, वो ये कि टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर परोक्ष कर क्या होते हैं, इनको जनरली लोग उदाहरणों से याद रखते हैं। ठीक है ना, कि जैसे उन्होंने कह दिया कि जीएसटी एक परोक्ष कर है, इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है। ये बड़ी सरलता से बात समझने की है। लेकिन इसी में जब कोई छोटा सा सवाल कर दिया जाता है कि अच्छा ये बताइए डिविडेंड पर टैक्स कैसा होता है, कैपिटल गेन पर टैक्स कैसा होता है ना, तो वहां पर आपके पास उदाहरण नहीं होते हैं। इसलिए हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जिसके बाद आपकी ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई भी टैक्स दुनिया का कहीं से भी पूछा जाए है ना, सिर्फ आप उसके बारे में थोड़े से फैक्ट इकट्ठे करके तुरंत समझ लेंगे कि वो टैक्स कैसा है। ठीक है, और वो जो कह सकते हैं कि फैक्ट है वो ज़्यादा नहीं है कि आपको उसके बारे में कोई रिसर्च करनी है। सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है, टैक्स इंपैक्ट और टैक्स इंसिडेंस है ना। और ये कैसे होता है ये भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखें टैक्स इंपैक्ट, जिसको कहा जाता है कराघात, ठीक है ना, और टैक्स इंसिडेंट जिसे कहा जाता है करापात। अब यहां पर ध्यान से दो शब्द ध्यान रखना है आपको, एक शब्द है आघात और दूसरा शब्द है पात है ना, आपात। आघात का मतलब होता है किसी भी चीज का किसी को एक तरह से पैबस्त करना है ना, उसके ऊपर वार करना। ठीक है ना, तो यह देखना होता है कि टैक्स का वार है ना, टैक्स किसके ऊपर आरोपित किया गया है, टैक्स किस पर लगाया गया है। जिस पर टैक्स लगाया गया होता है उसे कहते हैं कराघात है ना, यानी कर का, टैक्स का आघात किस पर है, टैक्स का वार किस पर है। और दूसरी बात ध्यान रखना होता है, दूसरा शब्द क्या होता है, करापात, यानी टैक्स के भुगतान का जो भार है, उसका जो अल्टीमेट जो कह सकते हैं कि उसका जो बर्डन है वो किस पर आ रहा है। तो टैक्स किस पर लगाया जा रहा है और टैक्स का बर्डन किस पर आ रहा है। किस पर लगाया जा रहा है इसके लिए शब्द क्या है, टैक्स इंपैक्ट, और अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आ रहा है इसके लिए शब्द है टैक्स इंसिडेंस। क्लियर हो गई बात। अब कैसे पता चलेगा आपको कि टैक्स किस पर लगाया जा रहा है और अल्टीमेट उसका बर्डन कौन उठा रहा है, यह बात कैसे पता चलेंगे, इसके लिए शब्द है टैक्स शिफ्टिंग है ना। इसके लिए शब्द प्रयोग होता है कर विवर्तन है ना, कर विवर्तन। कर विवर्तन का मतलब हुआ कि क्या वो अपने कर को किसी दूसरे, अपने टैक्स बर्डन को क्या किसी दूसरे के कंधे पर डाल सकता है। अगर वो किसी दूसरे के कंधे पर डाल सकता है अपने टैक्स के बर्डन को, तो तुरंत समझ लीजिए कि वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगर अपने टैक्स के बर्डन को दूसरे कंधे पर नहीं डाल सकता तो समझ लीजिए कि वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है ना, क्योंकि अगर वो अपने टैक्स के बर्डन को दूसरे पर नहीं डाल सकता तो इसका मतलब हुआ कि उसी के ऊपर कर का वार हुआ है और कर का भार भी उसी पर है, यानी कराघात और करापात सेम पर्सन पर है। यानी टैक्स लगाया भी उसी पर गया है, टैक्स इंपैक्ट भी उसी पर है और टैक्स का इंसिडेंस भी उसी पर है, इसीलिए वो उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब वो कि वो डायरेक्ट टैक्स है। अब खुद ही सोच लीजिए कि मान लेते हैं कि आपको अपने शेयर के लाभांश पर कोई टैक्स देना है ना, डिविडेंड टैक्स। तो अगर आपके शेयर का लाभांश आपको मिला है तो स्वाभाविक है कि उसका टैक्स भी आपके ऊपर ही आएगा। आप उसको किसी एक्स पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर तो नहीं डाल सकते,
क्लियर है ना? जब किसी दूसरे पर नहीं टाल सकते तो स्वाभाविक है कि वो टैक्स कैसा होगा, प्रत्यक्ष कर होगा ना। इसी तरह से अगर उसका कर विवर्तन यानी उसकी टैक्स शिफ्टिंग दूसरे पर कर सकते हैं, आप किसी दूसरा उदाहरण ले लीजिए, फर्ज ये एंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन शुल्क। अब मनोरंजन जो शुल्क होता है वो देखा जाए तो जो पिक्चर हॉल है या जो भी मनोरंजन करवा रहा है, कोई डिश टीवी है, कुछ भी है, तो वो उसके ऊपर लग रहा है ना। टैक्स का भुगतान भी वही कर रहा है, लेकिन वो टैक्स क्या करता है, वो अल्टीमेटली टैक्स वो आपसे वसूल लेता है ना। इसीलिए इसका उदाहरण देते हैं ना, जैसे बिक्री कर या जीएसटी। आप सिंपली सोचिए, जीएसटी कभी आपने जाकर के कार्यालय में तो नहीं जमा किया है ना, तो टैक्स जमा किसने किया? टैक्स तो जमा किया जिसने आपको वो सेवाएं दी, वो वस्तुएं दी, है ना। फर्ज करिए आपने बिस्किट का एक पैकेट खरीदा, ठीक है, तो जब बिस्किट का पैकेट खरीदा तो उस पर जो जीएसटी लगी है ना, वो पैसे का भुगतान जो दुकानदार है ना, जो ट्रेडर है ना, वो उसने भुगतान किया जीएसटी का, ठीक है। लेकिन उसने भुगतान तो जीएसटी के कार्यालय में जाकर के किया, लेकिन क्या उसने उस टैक्स के बर्डन को अपने ऊपर ही रखा या आपके ऊपर शिफ्ट कर दिया, यानी कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया? तो ध्यान है, कंज्यूमर पर शिफ्ट कर दिया। तो पैसा उसने दिया, लेकिन वो पैसा आपसे ले लिया उसने। तो जब पैसा उसने आपसे ले लिया तो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आया? अल्टीमेट बर्डन तो कंज्यूमर के ऊपर आया। इसका मतलब यहां पे टैक्स शिफ्टिंग हो गई। अगर टैक्स शिफ्टिंग हो गई तो इसका मतलब हुआ कि टैक्स लगाया किसी पर गया और टैक्स का भार किसी पर हुआ। तो वार किसी पर किया गया और भार किसी पर आया, ठीक है ना। तो करापात किसी पर किया गया, दुकानदार पर किया गया, है ना, प्रोड्यूसर पर किया गया, और करापात किस पर हुआ? कंज्यूमर पर हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये इनडायरेक्ट टैक्स। स्पष्ट हो गई बात? तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए आपके पास ये 3 शब्दावली है, ठीक है। टैक्स लगाया किस पर गया है ना, क्या वही दे रहा है? जैसे नहीं, जैसे इनकम टैक्स है, कारपोरेशन टैक्स है, ठीक है ना, कोई वेल्थ टैक्स है। तो ये सारे टैक्सेस कैसे हैं? जिसके ऊपर लगाया जाएगा वही भरेगा, है ना, वो उसको किसी दूसरे से नहीं, दूसरे के ऊपर टाल नहीं पाएगा। और उसी तरह से अगर मान लेते हैं कोई बिक्री कर है, किसी विज्ञापन पर टैक्स है, अब विज्ञापन पर टैक्स है तो विज्ञापन पर टैक्स दे करके और दूसरे से आप वसूल लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह के सारे टैक्सेस अल्टीमेटली कैसे बन जाते हैं आपके? ये सारे टैक्सेस आपके जहां पर कर विवर्तन यानी टैक्स को किसी दूसरे के कंधे पर टालना संभव होगा, वो सब इनडायरेक्ट टैक्स होंगे। अब हम लोग ये देखें कि टैक्स और ड्यूटी में क्या अंतर होता है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ के लिए तो हम शब्द यूज करते हैं टैक्स, जैसे कारपोरेशन टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, जैसे वेल्थ टैक्स, ठीक है। कुछ के लिए ड्यूटी यूज करते हैं, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, है ना। तो यहां पर क्या अंतर होता है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि टैक्स उसे कहा जाता है जिसमें जो भुगतान करना होता है उसके बदले ना गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं देती है, ठीक है। बिना लाभ के ही आपको टैक्स का एक अनिवार्य भुगतान करना होता है, नहीं तो कर चोरी हो जाएगी, कर वंचना हो जाएगी। लेकिन शुल्क में ऐसा नहीं होता। शुल्क में गवर्नमेंट आपको किसी प्रकार का परोक्ष लाभ देती रहती है और उस लाभ के एवज में वो आपसे टैक्स लेती है, उसे कहते हैं ड्यूटी। जैसे फर्ज करिए कि आप कोई उत्पादन की प्रक्रिया करते हैं या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, रेल, रोड और आपके ये संचार साधन ना, उससे उसकी जो बैंकिंग संस्थाएं हैं, ठीक है। तो ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं, खासतौर से जो आपके संचार साधन है, यातायात परिवहन के साधन है ना, या इंटरनेशनल लेवल पे देखिए तो जो पोर्ट है ना, बंदरगाह है, इन सब की सुविधाओं का आप लाभ लेते रहते हैं और उन सुविधाओं के कारण आप एक टैक्स देते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है? ड्यूटी। तो टैक्स जो है वो बिना टैक्स पेयर बिना किसी लाभ के गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पर टैक्स पेयर गवर्नमेंट के जो तमाम सुविधाएं हैं उनका लाभ लेते हुए और उसके बाद वो टैक्स पे करता है, इसलिए वो ड्यूटी है। क्लियर है ना? इसलिए जहां जहां ऐसी स्थिति आएगी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ लेते हुए काम करेगा, वहां पर ड्यूटी शब्द आ जाएगी। अब दूसरी तरह के शब्द और क्या होते हैं? दूसरी तरह के शब्द जो हैं वो इसी तरह से आते हैं, जैसे ऑक्ट्राय, चुंगी। ऑक्ट्राय या चुंगी जो कि अब लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि किसी भी एक जिले से दूसरे जिले में या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब सीमा को पर अन्य इंटरनल सीमा को, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर तो वो कस्टम ड्यूटी कहलाती है, निर्यात या आयात शुल्क कहलाता है
ठीक है, सीमा शुल्क कहलाता है। लेकिन जब आप घरेलू राज्यों में या जिलों के अंदर जब सीमाएं पार करते हैं तो वहां पर लिया जाता था चुंगी यानी ऑक्ट्राय, इसलिए इसको एंट्री टैक्स भी कहा है। एक कमेटी थी एल.के. झा कमेटी, उसने इसको एंट्री टैक्स कहा और अल्टीमेटली कहा कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। फिलहाल ये सब अब समाप्त हो चुका है, ये सब जीएसटी के अंदर चला गया है, इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझाएंगे। दूसरे जो सबसे ज्यादा प्रचलन में शब्द आते हैं वो क्या है, वो है सेस और सरचार्ज, उपकर और अधिभार। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि उपकर और अधिभार में क्या अंतर है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अधिभार यानी जो सरचार्ज होता है ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जैसे फर्ज करिए कि आपका कोई टैक्स है, मान लिया इनकम टैक्स है ना, वो उसने वो 1,000 रुपए का बना आपका। अब आपसे कहा जाएगा कि इस 1,000 पर 2% ना सरचार्ज। तो यहां पर ध्यान रखना कि आपके टोटल इनकम पर नहीं लगेगा वो, है ना, बल्कि वो किस पर लगेगा, वो 1,000 का 2% काउंट होगा। इस चीज को कहा जाता है सरचार्ज। ठीक है, लेकिन जब किसी टैक्स के साथ किसी दूसरे कर आधार पर टैक्स लगाया जाए, है ना, उस यहां पर क्या हुआ, वो कर के ऊपर कर हो गया, कर के ऊपर कर की एक दर होती है सरचार्ज। लेकिन जब हम एक टैक्स के साथ एक दूसरे टैक्स को लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सेस, है ना, तब वहां पर वो सेस होता है। जैसे फर्ज करिए कि स्वच्छ भारत, है ना, स्वच्छ भारत से संबंधित जो सेस है, या शिक्षा उपकर ना, शिक्षा से संबंधित जो उपकर लगाया गया, है ना, इसी तरह से कोयले पर लगाया जाता है क्लीन एनर्जी सेस, है ना, स्वच्छ ऊर्जा उपकर। तो इस तरह के जितने उपकर होते हैं ये किसी कर के साथ, है ना, अन्य कर के आधार पर जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या होता है, वो टैक्स के ऊपर ही टैक्स बन जाता है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण अंतर जो आप आराम से याद रख सकते हैं कि जो अधिभार होता है या सरचार्ज होता है ये हमेशा डायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है, लेकिन जो उपकर होता है, सेस होता है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का टैक्स हो सकता है ना। तो सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन अधिभार हमेशा ध्यान रखना है आपको कि वो क्या होगा, डायरेक्ट ही होगा। जैसे अभी हमने आपसे कहा क्लीन एनर्जी टैक्स, हाँ, तो अब क्लीन एनर्जी टैक्स जो है, जो कोयले पर लगाया जाता है, वो एक प्रकार से क्या हो गया, वो परोक्ष कर हो गया। ठीक है ना, वो परोक्ष कर है, उपकर है, सेस है। ठीक है ना, लेकिन जब इसी को हम किसी डायरेक्ट मान के इनकम टैक्स के ऊपर ले रहे हैं, सेस लगा दिया हमने शिक्षा के सेस से संबंधित, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, लेकिन सरचार्ज हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण अंतर जो विशेषता है वो ध्यान रखना है आपको, वो ये ध्यान रखना है कि जो सेस होता है, ठीक है ना, ये किसी टैक्स के अमाउंट के रूप में लग रहा होता है ना, यानी ये एक स्वतंत्र लेकिन छोटा कर होता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में टैक्स है। लेकिन जो अधिभार होता है, ये जो टैक्स की लायबिलिटी होती है, उस टैक्स की लायबिलिटी पर लगता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सरचार्ज टैक्स की देयता, टैक्स लायबिलिटी से जुड़ा हुआ टैक्स है। ठीक है, जबकि ये टैक्स की लायबिलिटी से जुड़ा टैक्स नहीं है, ये बल्कि एक स्वतंत्र लायबिलिटी है ना। इस तरह से ये दोनों चीजों को ध्यान रख सकते हैं। ऐसे तो दोनों को स्थायी भी कह सकता है, दोनों अस्थायी भी होते हैं ना। ये एक और अलगाव कह सकते हैं कि एक विशेषता इनकी ये भी होती है। लेकिन एक सबसे जो कह सकते हैं कि आसान तरीके से आप याद रख सकते हैं वो यही कि अधिभार हमेशा प्रत्यक्ष होता है, सरचार्ज हमेशा प्रत्यक्ष होता है, और उपकर यानी सेस प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हो सकता है। तो जब कभी भी इस तरह के ऑप्शन आए तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये लायबिलिटी बेस्ड होता है, ये टैक्स बेस्ड होता है। ठीक है ना, जो सेस है वो टैक्स बेस्ड होता है, जो सरचार्ज है वो लायबिलिटी बेस्ड होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो टैक्स लगाने के तरीके होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, है ना। तो एक टैक्स स्पेसिफिक होता है ना, विशिष्ट प्रकार का टैक्स। विशिष्ट प्रकार के जो टैक्स होते हैं वो मात्रा या वजन के आधार पर लगते हैं, है ना। किसी चीज की जो मात्रा है वो जैसे इस मात्रा पर इतना लगा दिया गया, है ना। जैसे अभी हमने कहा आपको कि जो क्लीन एनर्जी टैक्स है वो उसे कह दिया गया कि 400 रुपए प्रति टन, है ना। तो वो क्या बन गया, मात्रा के आधार, वो वजन के आधार पर लग गया। इसी तरह से किसी चीज की मात्रा के आधार पर लग सकता है ना, 100, 200, 400, कोई भी इस तरह की गिनती हो, काउंटिंग हो, उसके आधार पर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टैक्स हमेशा मात्रा या वजन के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन जो एड वैलोरम
ना, इस यानी मूल्य के अनुसार भी टैक्स लगाया जा सकता है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा, या एक निश्चित मूल्य पर कोई टैक्स नहीं, उसके बाद फिर टैक्स शुरू हो जाएगा, फिर जैसे जैसे और मूल्य बढ़ता जाएगा टैक्स और बढ़ता जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं इनकम टैक्स, है ना, एक लेवल तक इनकम टैक्स नहीं है, उसके बाद फिर इनकम टैक्स कुछ परसेंटेज है, फिर जब आगे बढ़ते हैं तो वो परसेंटेज बढ़ता जाता है। ये कैसा हुआ? ये एड वैलोरम हुआ। तो ये सब क्या है? टैक्स के आधार हैं, ना, किस बेस पर टैक्स लगाया जा रहा है? मूल्य के आधार पर लगाया जा रहा है, मात्रा के आधार पर लगाया जा रहा है, वजन के आधार पर लगाया जा रहा है। स्पष्ट है ना? अब यहां एक शब्द फिर आता है जहां पे दिक्कत होती है, एड वैलोरम, है ना, यानी मूल्यानुसार कर, है ना, और दूसरा मूल्य वर्धित कर, है ना, वैल्यू एडेड। तो यहां पर शब्द आया एड वैलोरम और वैल्यू एडेड, है ना। तो एड वैलोरम क्या है? एड वैलोरम करारोपण का आधार है, टैक्सेशन का एक बेस है, इस बेस पर टैक्स लगाया जाता है, मूल्यानुसार टैक्स लगाया जाता है। तो ये क्या बन गया? एड वैलोरम। और वैल्यू एडेड का मतलब होता है, वैल्यू एडेड कोई टैक्स का आधार नहीं है, ना कोई टैक्स है। वैल्यू एडेड वास्तव में एक टैक्सेशन सिस्टम है ना, जैसे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो कोई पर्टिकुलर टैक्स नहीं है, बल्कि वो टैक्स लगाने का एक तरीका है। और वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य वर्धित या वैट, है ना, उस प्रकार के टैक्स होते थे कि जैसे जैसे जिस जिस स्टेज पर जितना मूल्य बढ़ता है उस स्टेज पर ना, उस बढ़े हुए मूल्य पर ही केवल टैक्स लगाया जाए, जितने मूल्य का टैक्स पेमेंट हो चुका है उसको छोड़ते चले जाएं, वो इनपुट क्रेडिट के रूप में आगे बढ़ता जाएगा। यही तरीका अपनाया गया है जीएसटी में भी, है ना। तो इन सब को हम डिटेल से बताएंगे आपको, लेकिन यह ध्यान रखना है कि मूल्य वर्धित ये एक टैक्सेशन सिस्टम है, जबकि एड वैलोरम क्या है? ये टैक्सेशन बेस है, टैक्स लगाने का एक आधार है, और ये टैक्स की एक प्रणाली है ना। वैल्यू एडेड टैक्स की प्रणाली है, एड वैलोरम टैक्स का आधार है। स्पेसिफिक टैक्स मात्रा या वजन के आधार पर लगाया जाता है। चुंगी या ऑक्ट्रॉय प्रवेश कर या एंट्री टैक्स है, किसी सीमा से दूसरी सीमा में जब हम एंट्री करते हैं तो वो एंट्री टैक्स है, जो अब समाप्त हो गई है या जीएसटी के अंतर्गत उसको ले लिया गया है। अधिभार ये एक प्रत्यक्ष कर है जो टैक्स लायबिलिटी पर लगता है, हमेशा ध्यान रखिए, टैक्स लायबिलिटी पर लगता है और टैक्स के ऊपर टैक्स है। उपकर या सेस, सेस वास्तव में एक अलग कर है ना, जो छोटे प्रकार का एक अलग कर है, और ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हो सकता है। जबकि शुल्क जब लाभ कोई लेते हुए और तब टैक्स पेयर किसी प्रकार का टैक्स देता है तो उसे ड्यूटी कहते हैं, लेकिन जब बिना किसी लाभ प्राप्त किए हुए, है ना, एक टैक्स पेयर टैक्स का अनिवार्य भुगतान गवर्नमेंट को करता है तो वो केवल टैक्स होता है। तो टैक्स सबसे इसमें व्यापक शब्दावली है, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस आधार पर होती है कि क्या आप टैक्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं, यानी जो भी टैक्स का भुगतान आपने किया है क्या उसका भार आपके ऊपर है, या वो भार किसी दूसरे पर डाल करके, है ना, उससे टैक्स का जो पैसा है वो वसूल सकते हैं। अगर आप टैक्स शिफ्टिंग कर सकते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा, टैक्स शिफ्टिंग नहीं कर सकते तो डायरेक्ट टैक्स होगा। इस तरह से जितने भी टैक्सेस से प्राप्त होती है इनकम, उसे कहा जाता है टैक्सेबल रेवेन्यू इनकम ना, कर योग्य राजस्व आय। अब हम कर योग्य राजस्व आय, गैर कर योग्य राजस्व आय, पूंजीगत आय, इन सब को मिला करके किस तरह से बजट बनता है, इस पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।